NCERT कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण में हमारा ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रोटिस्टा जगत के बारे में जानेंगे। प्रोटिस्टा जगत की क्या विशेषताएं होती है, उसमें कौन कौन से जीवों को शामिल किया गया है, हम उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटिस्टा जगत के अंदर एक कोशिक यूकेरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। एक कोशिक का अर्थ है जिसमें एक कोशिका होती है, और यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि इसके अंदर एक सुसंगठित केंद्रक और सभी कोशिकांग जो हैं उपस्थित होते हैं। और प्रोटिस्टा जगत की क्या विशेषता होती है, कुछ जंतु, कौन कौन से जंतुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है प्रोटिस्टा जगत के अंदर, तो उसके अंदर क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ, इन सभी को शामिल किया गया प्रोटिस्टा के अंदर, और इन सभी का अध्ययन हमको करना है। और क्या विशेषता होती है इसकी, प्रोटिस्टा के सदस्य कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी जलीय होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, सुसंगठित केंद्रक होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं इसके अंदर। और क्या विशेषता होती है प्रोटिस्टा जगत की, तो इसके अंदर कशाब, पक्षमाप पाए जाते हैं। कशाबिका इस तरह की लंबी धागेनुमा संरचना होती है, जबकि पक्षमाप जो होते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे पाए जाते हैं। तो लंबी जो संरचना होती है धागेनुमा, उसको कशाब कहा जाता है, और छोटे छोटे जो धागेनुमा संरचना होती है उसको पक्षमाप कहा जाता है। ये गति के अंदर, चलन में, सभी भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं इन जंतुओं की। इन जंतुओं के अंदर जनन किस प्रकार से होता है, तो इनमें अलैंगिक जनन होता है, कोशिका संलयन, युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन भी ये करते हैं। इस तरह से हमने कुछ विशेषताएं देखी प्रोटिस्टा जगत की। उसके पश्चात अब हम प्रोटिस्टा जगत में शामिल किए जो समूह हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला समूह है क्राइसोफाइटा। हम क्राइसोफाइटा समूह के बारे में जानेंगे कि इस समूह में पाए जाने वाले जंतुओं में क्या विशेषताएं पाई जाती है। क्राइसोफाइटा समूह के अंदर किसको शामिल किया गया है, पहले इस समूह के अंदर डाइटम और सुनहरे शैवाल को शामिल किया गया है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्वच्छ जल और लवणीय पर्यावरण दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है, हम इनको कहाँ देख सकते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं को हम समुद्र की तली के अंदर मृत अवस्था में देख सकते हैं। ये जंतु मृत होने के बाद में समुद्र की तली में इकट्ठे हो जाते हैं और डाइटमी मृदा का निर्माण करते हैं। ये डाइटमी मृदा क्यों बनती है, क्योंकि क्राइसोफाइटा समूह के जितने भी जंतु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति के अंदर सिलिका पाई जाती है, और इस सिलिका का आसानी से विघटन नहीं होता है, ये सिलिका नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार जो भी मृत डाइटम होंगे वो उनकी कोशिका भित्ति के अवशेष रह जाएंगे, और ये धीरे धीरे समुद्र के अंदर जमा होते रहेंगे, और जिसका निर्माण करेंगे उसको हम डाइटमी मृदा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समुद्र की तली के अंदर अनेक डाइटमी मृदाओं को या चट्टानों को देख सकते हैं। करोड़ों वर्षों के अंदर ये धीरे धीरे इस समूह के जंतु जमा होकर के समुद्र के अंदर चट्टानों का निर्माण भी करते हैं। अब इन मृदा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पॉलिश करने, तेल और सिरप के निशंदन में इसका प्रयोग होता है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे क्राइसोफाइटा समूह की होती है। क्राइसोफाइटा के पश्चात अगला समूह जो है वो डायनोफ्लेजिलेट होता है। डायनोफ्लेजिलेट से क्या तात्पर्य है, डायनोफ्लेजिलेट का अर्थ है दो फ्लैजिला। डाई शब्द का मतलब होता है दो, और फ्लैजिला जो हमारा कशाब होता है उसे अंग्रेजी में फ्लैजिला कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम डायनोफ्लेजिलेट रखा है, क्योंकि इसके अंदर दो फ्लैजिला, दो कशाब जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। और क्या क्या विशेषता होती है इन जंतुओं की, ये कहाँ पाए जाते हैं। डायनोफ्लेजिलेट समूह जो होते हैं वह समुद्र में पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी मतलब अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। उनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं।
अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कशाब होते हैं। पहला कशाब एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ पाया जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है और इसीलिए इसका नाम डायनोफ्लेजिलेट रखा है, क्योंकि इसके अंदर दो फ्लैजिला पाई जाती है और फ्लैजिला कशाब को ही कहा जाता है। कशाब में एक लंबवत होती है और दूसरी अनुप्रस्थ होती है। प्रायः लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली और अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। डायनोफ्लेजिलेट में उदाहरण दे रखा है गोनियोलेक्स का। ये यहाँ पर चित्र के अंदर बताया गया है। इसके अंदर ये पहली और ये दूसरी दोनों कशाबिका बताई गई हैं। ये डायनोफ्लेजिलेट का चित्र होता है। तो इस प्रकार से हमने सभी डायनोफ्लेजिलेट की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। हमारा अगला समूह यूग्लिनॉइड समूह होता है। यूग्लिनॉइड समूह में कौन से जीवों को शामिल किया गया, उन जीवों की क्या विशेषता होती है, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। सभी जीवधारी जो होते हैं वो स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। इनमें यूग्लिनॉइड समूह के अंदर जो भी जंतु पाए जाते हैं उनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की पतली पेलिकल पाई जाती है, जो इस संरचना को बहुत ही लचीला बनाती है। यूग्लिनॉइड के अंदर भी दो कशाब पाए जाते हैं, जिनमें से एक छोटा होता है और दूसरा लंबा होता है। इन जंतुओं की क्या विशेषता होती है कि ये पादप कोशिका के समान भी कार्य करती है और जंतु कोशिका के समान भी कार्य कर सकती है। इसीलिए यूग्लिना जो समूह होता है उसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका या पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों कोशिकाओं के समान लक्षण रखती है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होती है, जो कि पादप का लक्षण है, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसका अर्थ है कि यह पादप कोशिका के समान भी लक्षण प्रदर्शित कर रही है और जंतु कोशिका के समान भी लक्षण प्रदर्शित कर रही है। दोनों के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? तो इसका उदाहरण यूग्लिना होता है और ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये इस तरह की संरचना बताई गई इसकी। कशाबिका होती है इसके अंदर, इसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है, खाली पतला स्तर पाया जाता है पेलिकल का, जो इसकी सुरक्षा का काम करता है। उसके पश्चात हमारा अगला समूह जो होता है वो अवपंक कवक होता है। अवपंक कवक की क्या विशेषताएं होती है? अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये सड़ती हुई टहनियों पत्तों के साथ गलती करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं जो कई फीट की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। अवपंक कवक की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये मृतपोषी होता है। और क्या विशेषता होती है इसकी? तो बीजाणु युक्त फलनकाय का निर्माण करते हैं। इसके शरीर के बाहर सिर्फ एक मोटी भित्ति का आवरण हमें नज़र आ रहा है, ये पाया जाता है इसके अंदर, और ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। हमारा अगला समूह जिसका हम अध्ययन करेंगे वो हमारा प्रोटोजोआ होता है। उससे पहले हमने जो 3 पढ़े हैं उनके बारे में फिर से देखते हैं। पहला जो क्राइसोफाइटा पढ़ा था, क्राइसोफाइटा के अंदर डाइटम डेस्मिड को रखा गया है। ये डाइटम में मृदा का निर्माण करते, समुद्र में पाए जाते, इनकी भित्तियों के अंदर सिलिका पाई जाती है। दूसरा डायनोफ्लेजिलेट पढ़ा था, जिसके अंदर विशेषता ये होती है कि इसके अंदर 2 फ्लेजिला पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम डायनोफ्लेजिलेट रखा था। यूग्लिनॉइड समूह कौन से होते हैं? तो इसके अंदर यूग्लिना को रखा गया है। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों के समान लक्षण प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में तो भोजन बनाता है, और सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो वो जंतुओं के समान शिकार करके भी भोजन ग्रहण कर सकता है। ये इसकी यूग्लिना की विशेषता होती है। अवपंक कवक की विशेषता क्या होती है? तो ये मृतपोषी प्रोटिस्ट होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सभी का अध्ययन किया। प्रोटिस्टा के अंदर जो अंतिम समूह को शामिल किया गया है वो प्रोटोजोआ समूह होता है। और प्रोटोजोआ में जो समूह जो उदाहरण आते हैं वो हमने पहले भी सुने होंगे, जो अमीबा, एंट अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है,
इन सभी को प्रोटोजोआ के अंदर शामिल किया गया है। इनकी क्या विशेषता होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। परपोषी का अर्थ ये होता है कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो परभक्षी और परजीवी के रूप में रहते हैं। परभक्षी भक्षण करना, उसको पूरी तरह से खाना, उनको नष्ट करना, और परजीवी के रूप में होता है कि किसी भी जीव पर निर्भर है लेकिन उनका पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करना, सिर्फ आंशिक रूप से उससे पोषण प्राप्त करता है। जिस प्रकार से अगर मच्छर हमारे शरीर पर बैठा है तो वो मच्छर सिर्फ हमारे शरीर में से आंशिक खून, रक्त को लेकर के पोषण प्राप्त कर रहा है, वो हमारी मृत्यु नहीं करवा रहा है। तो अगर किसी जीव की भोजन ग्रहण कर रहा है और उस जीव की मृत्यु हो रही तो उसे हम परभक्षण कहेंगे, और सिर्फ बाहरी या आंतरिक तौर पर पोषण प्राप्त कर रहा है तो वो परजीवी होता है। दोनों के अंदर यही अंतर होता है, परभक्षी और परजीवी के अंदर। इसके अंदर तो जीव को पूर्ण रूप से खा लिया जाएगा और परजीवी के अंदर आंशिक तौर पर उससे पोषण प्राप्त किया जाएगा। जिस तरह से अगर एक शेर एक खरगोश को खाता है तो उसको परभक्षी कहेंगे, जो पूरी तरह से भक्षण कर रहा है उसका। और क्या विशेषता होती है? प्रोटोजोआ समूह को 4 समूहों के अंदर बांटा गया है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला अमीबीय प्रोटोजोआ होता है, पहला अमीबी प्रोटोजोआ, दूसरा कशाबी प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाबी प्रोटोजोआ और चौथा स्पोरोजोआ होता है। इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ होता है। इनकी क्या विशेषता होती है? ये स्वच्छ जल, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं और ये विशेषता अमीबा के अंदर होती है। कूटपाद बनना अमीबा का लक्षण होता है, इसीलिए इसका नाम भी अमीबीय प्रोटोजोआ रखा गया है। इनमें उदाहरण क्या है? तो एंट अमीबा परजीवी इसका उदाहरण है। उसके पश्चात अगला जो है हमारा प्रोटोजोआ वो कशाबी प्रोटोजोआ होता है। कशाबी प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल में परजीवी होते हैं। और इनकी क्या विशेषता? उनका नाम कशाबी प्रोटोजोआ क्यों रखा है? क्योंकि इन प्रोटोजोआ के शरीर पर कशाब पाया जाता है। और क्या विशेषता होती है इसकी? परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है, जिनसे निंद्रालु व्याधि नामक रोग होती है, जैसे ट्रिपेनोसोमा। ये जो जंतु होता है वह निंद्रा रोग उत्पन्न करता है, जिसका उदाहरण जैसे ट्रिपेनोसोमा दिया गया है। तो ये मनुष्यों के अंदर इनमें निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य को हमेशा निंद्रा आएगी लगातार। अगला तीसरा जो समूह होता है वो पक्षमाबी प्रोटोजोआ होता है। पक्षमाबी प्रोटोजोआ का मतलब होता है कि जंतु के शरीर पर पूर्ण रूप से छोटे छोटे पक्षमाप जो होते हैं वह पाए जाएंगे, और ये हम पैरामीशियम के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे उदाहरण होता है। अगर आकार के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं और संख्या में अनेक होते हैं तो उन्हें हम पक्षपाप कहते हैं, जबकि अगर एक ही है और बहुत लंबा धागा उपस्थित है तो वो कशाब कहलाता है। ये अंतर होता है इनमें। पक्षमाबी प्रोटोजोआ, उनकी क्या विशेषता होती है? तो ये जलीय होते हैं। शरीर पर हजारों संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं। जिस तरह से हमने बनाए हैं यहाँ पर, इस तरह से पक्षमाप होते हैं। इनमें एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। पक्षमापों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण इसका पैरामीशियम होता है। तो इस तरह से हमारे 3 हो गए हैं, अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाबी प्रोटोजोआ और तीसरा पक्षमाबी प्रोटोजोआ। अगला है स्पोरोजोआ, उसका हम अध्ययन करेंगे। स्पोरोजोआ, इसमें भी आपने नाम सुना होगा, जो प्लाज्मोडियम होता है उसको शामिल किया गया है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो मलेरिया का परजीवी होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम जाति की वजह से ही होता है, जिसमें मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है वो वाहक का कार्य करता है। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, और सबसे अच्छा उदाहरण इसका जो है वो प्लाज्मोडियम होता है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से आज हमने प्रोटोजोआ जो जगत होता है हमारा, उनके बारे में अध्ययन किया। प्रोटोजोआ के अंदर क्या विशेषता होती है, उनमें कौन कौन से जीवों को शामिल किया, उन सभी का अध्ययन आज हमने